नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। एनडीए उम्मीदवार हरिवंश चुने गए राज्यसभा के नए उपसभापति। वोटिंग में 125 सदस्यों ने दिया समर्थन। विपक्षी दलों के उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद जुटा पाए 105 वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम सदस्यों ने हरिवंश को दी बधाई। राज्यसभा से SC/ST अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक को मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कमजोर हुए प्रावधान फिर होंगे सख्त। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने कहा, SC/ST समुदाय की बेहतरी के लिए सरकार प्रतिबद्ध। कांग्रेस के अवरोध के बीच राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक भी हुए पास। ट्रिपल तलाक बिल में संशोधनों को कैबिनेट की मंजूरी। मजिस्ट्रेट से जमानत दिए जाने का प्रावधान शामिल। पत्नी या रिश्तेदार में से कोई भी दर्ज करा सकेगा शिकायत। सरकार कल राज्यसभा में ला सकती है विधेयक। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ संशोधनों के साथ BCCI के मसौदा संविधान को दी मंजूरी। एक राज्य एक वोट की नीति में बदलाव। मुंबई, सौराष्ट्र, विदर्भ और वडोदरा को स्थायी सदस्यता। राज्य क्रिकेट संघों को 30 दिन में लागू करने का निर्देश। और केरल में भारी बारिश और भूस्खलन से 22 लोगों की मौत। खोले गए 22 बांधों के दरवाजे। राहत और बचाव के काम में जुटी NDRF। राज्य सरकार ने मांगी सेना की मदद। खबरें विस्तार से। एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश आज राज्यसभा के नए उपसभापति चुने गए। एनडीए के उम्मीदवार को 125 वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार को 105 वोट मिले। 1 जुलाई को PJ कुरियन के सदस्यता से रिटायर होने के बाद से ये पद खाली था। राज्यसभा में एनडीए उम्मीदवार हरिवंश को नया उपसभापति चुना गया। एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश को 125 वोट मिले, जबकि विपक्ष के प्रत्याशी बीके हरिप्रसाद को 105 वोट मिले। एनडीए को BJD, AIADMK और TRS का भी समर्थन मिला। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद को कांग्रेस के अलावा TMC, DMK, वाम दलों, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, NCP और TDP का समर्थन भी मिला। YSR कांग्रेस, PDP और आम आदमी पार्टी के सांसद वोटिंग से अलग रहे। As per the voting, ayes 125, noes 105. The motion is carried. I therefore declare that Sri Harivansh has been chosen as the Deputy Chairman of the Rajya Sabha. My entire house. Sri Harivansh, please. He is now Deputy Chairman of the entire House. That part is over earlier. लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के बाद ये पहला मौका था जब राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए एनडीए और विपक्ष के बीच सीधा मुकाबला हुआ। 1952 से राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए 19 बार निर्वाचन की प्रक्रिया हुई। इनमें से 14 बार चुनाव नहीं हुआ। उपसभापति का पद संवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 89 में इस पद की व्यवस्था है, जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति चुन सकती है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। एनडीए उम्मीदवार हरिवंश के राज्यसभा के उपसभापति चुने जाने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता सदन अरुण जेटली और नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत सभी सांसदों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने हरिवंश के उपसभापति चुने जाने पर कहा कि नए उपसभापति अपने अनुभवों से सभी को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब पहली बार चुने गए सांसद को राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए निर्वाचित किया गया है। During the last 1 year as a member of parliament, even earlier also as a journalist, I have noticed Sri Harivansh ji making constructive suggestions in the meetings of the Business Advisory Committee and also my daily meeting with the leaders of various parties. On all such occasions, his suggestions and interventions were very clearly driven by his commitment to enable smooth functioning of the House. If some of you find me
being emotional at times about functioning of the House, I can assure you that Sri Harivansh is calm, cool and smiling all the time. These traits should help Sri Harivansh in discharging his new responsibility as the Deputy Chairman of this August House effectively. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिवंश को उनकी सीट पर जाकर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सदन में कहा कि हरिवंश एक अच्छे लेखक, पत्रकार और सक्रिय सांसद हैं। उन्होंने त्याग भावना से समाज के लिए काम किया है। सदन की तरफ से और मेरी तरफ से नवनिर्वाचित उपसभापति श्रीमान हरिवंश जी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरिवंश जी उस कलम के धनी हैं जिसने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और मेरे लिए ये भी खुशी है कि वो बनारस के विद्यार्थी रहे थे। उनकी दीक्षा बनारस में हुई और वहीं से अर्थशास्त्र में एमए कर करके वो आए। राज्यसभा में नेता सदन अरुण जेटली और विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद समेत सदन में मौजूद सभी सांसदों ने उन्हें उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी। वो जब भी सदन में बोले हैं तो पूर्ण तैयारी के साथ बोले हैं। जब वो पीछे बैठते थे और आरंभ के वर्ष में भी बोलते थे तो उनकी हर विषय पर जिस पे बोलते थे रिसर्च पूरी होती थी। उनकी गरिमा, बात कहने की शालीनता, किसी पर व्यक्तिगत प्रहार ना करना, कभी सदन की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब ना करना, ये सब चीजें उनके बारे में हम लोग देखते रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जो इन मापदंड के हिसाब से चलता रहा है, निश्चित रूप से इस सदन की गरिमा उपसभापति के रूप में और बढ़ाएगा। मैं नवनिर्वाचित डिप्टी चेयरमैन श्री हरिवंश जी को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती हैं उन पर चुन के आने के बाद वो नेता, वो लीडर एक पार्टी का, एक पक्ष का नहीं होता, एक समुदाय का नहीं होता है, वो देश का होता है, हर पार्टी का होता है, हर समुदाय का होता है। हरिवंश ने उपसभापति चुने जाने पर सदन के सभी सदस्यों का शुक्रिया अदा किया और अपनी जिम्मेदारियों के पूरी निष्ठा से निर्वहन की बात कही। मुझे पता है कि इस गौरवशाली सदन का महत्वपूर्ण जिम्मा आपने मुझे सौंपा है और यह सही आप में से कुछ एक लोगों ने कहा कि मुझे जो दायित्व आपने दिया है उसके अनुसार मैं किसी दल और पक्ष का नहीं, उसका निर्वाह मैं इस सदन के आचरण। सभापति एम वेंकैया नायडू ने भोजनावकाश से पहले नए उपसभापति हरिवंश को सदन का संचालन करने के लिए निमंत्रण दिया, जिसके बाद हरिवंश ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करने का ऐलान किया। हाउस स्टैंड्स एडजॉर्न्ड टू मीट अगेन एट 2 PM। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वो बीते 4 साल से जनहित के मुद्दे लगातार सवालों, चर्चा और शून्यकाल में उठाते रहे हैं। अब उसे वो मिस करेंगे, लेकिन अब अलग तरीके से पद पर रहते हुए जनता के मुद्दों पर वो चर्चा पर जोर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में बढ़ते अवरोध की उन्हें चिंता है, लेकिन वो इसे मिल बैठकर हल करने का प्रयास करेंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी हमारे साथ हैं। मैं बहुत आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी के प्रति। उन्होंने मेरे जीवन के वो प्रसंग जो बहुत कम लोग जानते हैं, नहीं मालूम कैसे उनको पता है, क्योंकि मैं उस तरह का संपादक रहा जो अपने बारे में कभी अखबार में किसी कार्यक्रम में भी जाता था तो नहीं छपता था। मैंने हमेशा लोक मुद्दों को उठाने का काम किया। वो सारे चीज़ें पता नहीं प्रधानमंत्री जी तक कैसे पहुँचे, उन्होंने तारीफ की, उसका उल्लेख किया। इसके प्रति मैं बहुत तहे दिल से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उन सारे लोगों के प्रति भी जिन्होंने मेरे डिप्टी चेयरमैन बनने के बाद मुझे बधाई दी
और सारे सांसदों के प्रति, जो विपक्ष में रहे हों या पक्ष में रहे हों, हमारे लिए सब समान हैं और हमें जो संवैधानिक मर्यादा मिली है उसके तहत मैं सबके साथ मिलकर बेहतर तरीके से संसद चलाऊं, यह काम हम करेंगे। सर, पिछले 4 साल में हमने देखा है कि आप अगर चाहे जीरो आवर हो या फिर क्वेश्चंस पूछने की बात हो या बिल में आप हमेशा बोलते, तो क्या कहीं आप उसको मिस तो नहीं करेंगे? निश्चित तौर से भी एक नई भूमिका होगी और आपने सही कहा कि कई मुद्दों पर मैं बहुत पैशनेटली सोचता था, देश के लिए सोचता था, उनको व्यक्त करने का अवसर मिलता था। अब दूसरे ढंग से उन मुद्दों को कैसे हम सब मिलकर के आगे बढ़ाएं, पास करें, कानून बनाएं, जिससे देश तेजी से आगे चले। सर, डिसरप्शन बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको सब चेयरमैन ने भी बोला है, वो भी निपटना एक चुनौती होगी। निश्चित तौर से, और इसका रास्ता सब मिलकर संवाद से निकालेंगे। यही रास्ता मैंने उल्लेख किया अपने भाषण में कि गांधी जी की 150वीं वर्ष हम मनाने जा रहे हैं। गांधी जी ने हर राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए 8-10 आचरण का सूत्र बनाया है। हम दूसरे के ओपिनियन तो सुने, हम उसके प्रति तो संवेदनशील हों, उसके प्रति मर्यादित हों, और यह काम हम सब मिलकर करेंगे, कोशिश करेंगे। मुझे यकीन है कि संसद की इतनी गौरवशाली या बड़ी परंपरा रही है कि हम लोग कामयाब होंगे। हरवंश जी, जिनका कहना था कि संसद में वाद विवाद से ही मुद्दों का हल निकलेगा और वो इसके लिए पूरी तरह से नई भूमिका में तैयार हैं। किरण मनोज के साथ संसद भवन से पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा ने आज अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूरी दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST अत्याचार निवारण कानून के कुछ सख्त प्रावधानों को हटा दिया था, जिसकी वजह से इससे जुड़े मामलों में जांच से पहले गिरफ्तारी पर रोक लग गई थी। इसके अलावा आरोपी को अंतरिम जमानत लेने की अनुमति भी मिल गई थी। संशोधन विधेयक में इन सख्त प्रावधानों को फिर से लागू करने की व्यवस्था की गई है। चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि एनडीए सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इन वर्गों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। अच्छी नीयत से, अच्छी नीति से, अच्छी कार्य योजना बना करके, कठोर प्रयास करके इनके हकों का संरक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें सफलता भी मिली है। विशेष अदालत का भी विषय आया कि विशेष अदालतें गठित करना चाहिए। इस कानून में हमने विशेष अदालतें गठित करने का प्रावधान किया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान कई दलों के सांसदों ने अपने विचार रखे। 9 शेड्यूल को प्रोटेक्ट करने का आपका जिम्मा है, उसको प्रोटेक्ट करें, और दलितों को प्रोटेक्ट करने का, सबसे गरीब लोगों को प्रोटेक्ट करने का। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि समय रहते हुए आप ये कर दीजिए। बहुत अच्छा होगा देश के दलितों के लिए, देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। तो ये मेरी इनसे मांग है कि 9 शेड्यूल में लेकर आए। मैं ऐसे मौके पर मांग करूंगा कि कॉलेजियम का सिस्टम खत्म किया जाए, ये इंडियन जुडिशियल सर्विस का सिस्टम लागू किया जाए, जिससे ST/SC और पिछड़े लोगों का प्रतिनिधित्व इसमें मिल सके, जो बार बार ऐसी स्थिति नहीं आए जैसी अब आई है। अगर सोशल जस्टिस से जुड़े हुए मामलों में कोई PIL होती है तो उस बेंच में जो जज सुने उसमें कोई न कोई SC/ST या OBC का जज होना चाहिए, और वो तब हो सकता है जब आप जजों की व्यवस्था वहां करें। Earnest efforts of our Honorable Amma, the special Mahila courts, women judges, women public prosecutors, preferably belonging to the scheduled caste, should be all over the country. Under this act, whether government will ensure the setting up of special courts at district level in all the states, and whether the government will look into the conviction rates, why the conviction rates are so weak. इस एक्ट के सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके SC/ST लोगों को न्याय दिलाने की व्यवस्था करें, और इसमें अनेक मिनिस्ट्री को वापसी सहयोग करना चाहिए, जैसे कि सोशल जस्टिस हो, होम, लॉ मिनिस्टर। In the year 2016, only 1.4% of all crimes against the SCs have a trial that ended in convictions. And for STs, this had even dismal figures. Not even 1%, it
amounted to only 0.8%. So this shows a very, very sorry figure. राज्यसभा ने आज कांग्रेस के अवरोध के बीच राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी। लोकसभा से विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें मणिपुर में राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला पूर्ण विकसित खेलकूद विश्वविद्यालय है। अध्यादेश के जरिए विश्वविद्यालय में कुछ पाठ्यक्रमों की शुरुआत हो भी चुकी है। विश्वविद्यालय में खेलकूद से जुड़ी कोचिंग और रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालय खेलकूद से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में डिग्रियां भी देगा। 1990 से जितने भी ओलंपिक पदक आए हैं उन सभी की फंडिंग नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड से हुई थी। इस नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड को हम और बढ़ाना चाहते हैं और उसमें और कॉर्पोरेट सेक्टर को जोड़ना चाहते हैं ताकि पैसे की कोई कमी न रहे। मैं आज सदन को बताना चाहूंगा कि हमारे देश में प्रतिभा बहुत जबरदस्त है और पोटेंशियल को ओलंपिक पोडियम तक जोड़ने के लिए हम पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे, हम टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं होने देंगे, हमारा समर्थन पूरा रहेगा। और राज्यसभा ने आज होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक में केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की जगह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रावधान है। इससे होम्योपैथी शिक्षा में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। चर्चा का जवाब देते हुए आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक ने बताया कि कानून में संशोधन के लिए इसी साल मई में अध्यादेश लाया गया था। इसके बाद परिषद का काम संभालने के लिए एक शासक मंडल नियुक्त किया गया। उन्होंने बताया कि 223 होम्योपैथिक कॉलेजों का निरीक्षण कर लिया गया है। सभी मौजूदा 223 होम्योपैथिक कॉलेजों का निरीक्षण पूरा कर लिया है और 45 आवेदन प्राप्त किए हुए हैं। कॉलेजों को अनुमति प्रदान करने के लिए उसके मामले को अंतिम रूप देने का लिए शासक मंडल ने मंत्रालय को कॉलेज के संबंध में सिफारिश भेजी है। शासक मंडल परिषद का कार्य संचालन HSC अधिनियम के अनुसार कर रहा है। जीएसटी से जुड़े 4 संशोधन विधेयकों को आज लोकसभा ने पारित कर दिया। इनमें केंद्रीय जीएसटी संशोधन विधेयक, एकीकृत जीएसटी संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी संशोधन विधेयक और जीएसटी राज्यों को मुआवजा संशोधन विधेयक शामिल है। विधेयक में कंपोजिट स्कीम के लिए टर्नओवर की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए करने का प्रावधान है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जैसे जैसे जीएसटी में राजस्व बढ़ेगा, वस्तुओं पर कर की दरें कम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इन संशोधनों से छोटे कारोबारियों को फायदा होगा। सरकार का दायित्व सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाते जाना नहीं है, हमें उपभोक्ता की भी चिंता है। हमें चिंता है कि ईमानदार व्यवस्था जब हम प्रोत्साहन दे रहे हैं तो कम कर होंगे तो व्यवस्था से लोग और जुड़ेंगे। तो मुझे लगता है कंप्लायंस और एक्सपैंडेड टैक्स बेस से रेवेन्यू बढ़ेगा। 3 तलाक पर विपक्ष और मुस्लिम समुदाय की आपत्तियों के मद्देनजर सरकार ने इससे जुड़े विधेयक में आज कुछ अहम संशोधनों को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से किए गए इन संशोधनों के मुताबिक एक साथ 3 तलाक देने का मामला गैर जमानती अपराध बना रहेगा, लेकिन पत्नी की अपील सुनने के बाद मजिस्ट्रेट अब इसमें जमानत दे सकते हैं। पति पत्नी अगर सुलह करने को राजी हों तो मजिस्ट्रेट इसके लिए अथॉरिटी होगा। 3 तलाक के लिए अब पत्नी या उनके खून के रिश्ते में से ही कोई शिकायत दर्ज करा सकता है। शुक्रवार को इस विधेयक के राज्यसभा में पेश होने की उम्मीद है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 2017 में 379 मामले ट्रिपल तलाक पीड़िता महिलाओं ने दर्ज कराए थे, लेकिन वास्तविक मामले कहीं ज्यादा हैं। 3 तलाक के खिलाफ विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है और ये राज्यसभा में लंबित है। इसमें एक साथ 3 तलाक देने को अवैध बताया गया है और 3 साल की सजा का प्रावधान है। कोई पति अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो ये तभी कॉग्निजेबल होगा जब एफआईआर पत्नी फाइल करेगी या उसके कोई ब्लड रिलेशन या रिलेशन बाय मैरिज फाइल करेंगे। दूसरा, एक चिंता आई थी कि पत्नी और पति के बीच समझौते का भी अवसर मिलना चाहिए। तो आज जो इसमें संशोधन अलाउ किया है कि अब हमने इसको कंपाउंडेबल कर दिया है। पति और पत्नी की सुनवाई करके
उचित टर्म पर मैजिस्ट्रेट कंपाउंडिंग यानी समझौता करा सकता है। ये पूरा कानून अभी भी नॉन बेलेबल है। सिर्फ एक ही बात कहा है, मैजिस्ट्रेट बेल दे सकता है, उसको स्पष्ट कर दिया है आफ्टर हियरिंग द वाइफ। और कैबिनेट ने आज राज्यों को दालों पर 15 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। राज्य इन दालों को कल्याणकारी योजनाओं के तहत गरीबों को सस्ते दामों पर उपलब्ध करा पाएंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तुअर, चना, मसूर, मूंग और उड़द दाल के 34.88 लाख टन स्टॉक से ये दालें ले सकते हैं। इस स्कीम को लागू करने पर केंद्र सरकार 5,237 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना से भी आगे जारी रखने को मंजूरी दी। ओबीसी को मैट्रिक के बाद मिलने वाली स्कॉलरशिप को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। स्कॉलरशिप की पात्रता के लिए आय सीमा अब 1 लाख की बजाय 1.5 लाख रुपए होगी। एनडीआरएफ की 4 नई बटालियन बनाने को मंजूरी दी गई है। वहीं बिहार के फुलौत में कोसी नदी पर 4 लेन का पुल बनाने का फैसला हुआ है। कैबिनेट में आज तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि को श्रद्धांजलि दी गई और मौन भी रखा गया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दल सहित विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एनआरसी के मसले पर एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में राष्ट्रपति से अनुरोध किया गया है कि असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण से एक भी भारतीय नागरिक बाहर नहीं हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। विपक्षी दलों का आरोप है कि एनआरसी के मसौदे से 40 लाख भारतीय बाहर हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने इसी मसले पर बांग्लादेश को आश्वस्त किया है कि नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तैयार हो रहा है और इसका दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि इस मसले पर भारत पहले से ही बांग्लादेश के संपर्क में है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन की आज 76वीं सालगिरह है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में कई स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। उन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात कर उनके अनुभव पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद में बढ़ते अवरोधों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अवरोध को लेकर देश भर में चिंता है। उपराष्ट्रपति ने बातें आज संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल की पुस्तक बेबाक बात का विमोचन करने के बाद कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद का मतलब चर्चा और बहस के जरिए मुद्दों को सुलझाना है, उनका समाधान निकालना है। इस पुस्तक में विजय गोयल की ओर से प्रतिष्ठित अखबारों में लिखे लेखों का संग्रह है। हमारा सदन काम करते हैं ना, राज्यसभा बहुत बढ़िया होता है, अच्छा बहस होता है। जब काम करते हैं ना तब, नहीं तो क्या है ये, इसके कारण से हाउस अडजर्न हो गया। सरकार को क्या नुकसान है, चेयर को क्या नुकसान है, व्यवस्था लोगों को नुकसान होता है। सबसे ज्यादा जो मैं काम करता हूं, मेरा जो शौक है वो है पार्लियामेंट प्रोसीजर्स को बदलने का। जी पिछले 50-60 साल से जो संसदीय परंपराएं चल रही हैं उनमें मैं लगातार चिट्ठी लिखता रहता हूं अपने यहां पर कि भाई इन परंपराओं में से कुछ को बदला जाना चाहिए। जी सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ बदलावों के साथ बीसीसीआई के मसौदा संविधान को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने एक राज्य एक वोट की नीति में बदलाव किया है और मुंबई, सौराष्ट्र, वडोदरा और विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई की स्थायी सदस्यता दे दी है। अब ये वोट कर सकेंगे। साथ ही रेलवे सर्विसेज और यूनिवर्सिटीज की भी स्थायी सदस्यता बहाल कर दी गई है। शीर्ष अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ तमिलनाडु सोसाइटीज को बीसीसीआई के संविधान को 4 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड में लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 30 दिन के भीतर राज्य क्रिकेट संघों से संविधान को स्वीकार करने के लिए कहा है और ऐसा नहीं करने पर क्रिकेट संघों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। वहीं कोर्ट ने कूलिंग पीरियड को 3 साल से बढ़ाकर 2 टर्म यानी कि 6 साल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। साथ ही ये कहा है कि अदालतों को संसद के कानून बनाने के काम में घुसकर लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने आज ये बात कही।
पीठ ने आज से गंभीर आपराधिक आरोपों वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की है। वहीं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पूरी तरह संसद का है और यह सिद्धांत है कि जब तक कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो बेकसूर है। जेपी के फ्लैट खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जेपी इंफ्रा की दिवालिया प्रक्रिया का मामला सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद वापस इलाहाबाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया प्रक्रिया 180 दिन में पूरी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिवालिया प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी। कोर्ट ने कहा कि जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड दिवालिया प्रक्रिया की निविदा में शामिल नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मामले के निपटारे के लिए क्रेडिटर्स की नई समिति गठित करने का निर्देश दिया है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की बैठक में फ्लैट निवेशक यानी कि फ्लैट खरीदार भी शामिल हो सकेंगे, लेकिन कंपनी की नीलामी से जो पैसे आएंगे वो पहले बैंकों को मिलेंगे। और केरल में बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश और भूस्खलन की घटना से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल हुई मौतों में से इडुक्की में भूस्खलन से 11 लोगों की मौत हुई तो मलप्पुरम में 6, कन्नूर में 2 और वायनाड जिले में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं वायनाड, पलक्कड और कोझिकोड जिलों में 1-1 व्यक्ति लापता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आप देखिए देश भर में कैसा है मौसम का हाल। दीजिए इजाजत, नमस्कार।